कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि वो 370 सीट जीतेंगे और एनडीए 400 पार होगा और 125 दिनों के बाद मैं फिर से प्रधानमंत्री बनकर आ जाऊंगा, मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा। इसके बाद लगातार विवाद चल रहा है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पूछा है कि क्या ईवीएम में सब सेट है। दरअसल बीजेपी की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद ईवीएम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में 31 जनवरी को एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। अब 19 फरवरी और 22 फरवरी को फिर से दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन जले पर नमक छिड़कने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आप सबको याद ही होगा, आप भूले नहीं होंगे। वहां के सरकारी अधिकारी 2 बार बीमार पड़ते हैं और एक बीजेपी के कार्यकर्ता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है और वो कैमरे के सामने 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रद्द कर देता है। और उसके बाद जिस पार्टी के पास सिर्फ 16 पार्षद थे, काउंसलर थे, वो मेयर की कुर्सी पर बैठ जाता है और 20 वोट वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो चुनाव हार जाता है। और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा कि क्या हाई कोर्ट ने इसको देखा ही नहीं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान नहीं ले सकता था और क्या ये मान लिया जाए कि इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बेपर्दा और बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं अपने आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकता हूं और उन्होंने साफ साफ वकील को कहा कि अपने रिटर्निंग ऑफिसर को कह देना कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली का शिकार हो रहा है। सवाल यह है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ईवीएम को कहा था कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है, एररलेस नहीं है और उसके बाद वीवीपैट लगाई जाए, लेकिन उस वीवीपैट की गिनती नहीं करवाई जा रही है। चुनाव आयोग का तो ऐसा तर्क है कि आप माथा पीट ले, माथा मतलब सर, आप सर पीट ले, सर फोड़ ले। सोचिए, इस देश में एक राज्य के विधानसभा चुनाव हो या देश का आम चुनाव हो, एक एक महीने तक जनता वोट डाल के और गिनती का इंतजार करती है। उसके बाद वोट जो है वो ईवीएम में बंद रहता है, घूमता फिरता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो घूमते हैं, कभी बीजेपी नेता की गाड़ी में, कभी सत्ता पक्ष के विधायक के यहाँ, तमाम तरह के लोगों के यहाँ ईवीएम घूमता मिलता है। लेकिन सवाल है कि इसको लेकर कौन सवाल पूछेगा। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जो चाबुक चला है और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जब बीजेपी इस तरह की गड़बड़ी कर सकती है और चुनाव आयोग की चुप्पी है, ये सब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, ऐसा पहली बार है ईवीएम को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सोचिए, चुनाव आयोग की जो दलील है वो आप अपना सिर पीट लेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि वीवीपैट की गिनती में 4 दिन का समय लगेगा, जबकि सबको पता है कि जब ईवीएम से चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद एक एक महीने तक वोट जो है वो ईवीएम में बंद रहता है। जब सवाल है कि देश की जनता वोट देकर 1 महीने तक इंतजार कर सकती है तो वो 4 दिन काउंटिंग के लिए क्यों इंतजार नहीं कर सकती है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने भाषण में 370 प्लस और 400 पार कहा, तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ईवीएम पहलवान मेहरबान तो डैश डैश डैश। हम इसके आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि पता नहीं कौन कब अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। तो इस तरह के मुहावरे से भी बचिए। लेकिन ईवीएम आज के डेट में पहलवान है और सवाल है कि जो पार्टी, जो दल एक मेयर के चुनाव जीतने में सरेआम कैमरे पर नियम कानून की धज्जियां उड़ा दे, वो सीएम और पीएम बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है।
दूसरी सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी को देर सवेर ही सही समझ में आ गया है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर या हिंदू बनकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाति जनगणना रिजर्वेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सोचिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, 65% रिजर्वेशन किया गया, जाति जनगणना हुई। सवाल है कि नीतीश कुमार को अगर आगे किया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। खैर, देर सवेर ही सही, जाति जनगणना और रिजर्वेशन ये सबसे बड़ा मुद्दा बनते हुए जा रहा है। सवाल है कि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हेमंत सोरेन को लेकर। जिस तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कम से कम 15 से 16 करोड़ आदिवासी वोटर एक साथ, इस देश के आदिवासी समाज बीजेपी से नाराज है। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से संसद में भाषण दिया वो मर्माहत करने वाला है, आंख खोलने वाला है। सवाल है कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था लागू है और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर आम आदमी के जेहन में उठ रहा है और वो इसको सोच रहा है। तो हेमंत सोरेन पर कार्रवाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डेफिसिट है और शायद ही वो इससे उबर सके। तो ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, खासकर जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बेईमानी साफ साफ दिखी और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनका 370 का आंकड़ा पार होगा, इसको लेकर लोगों के भरोसा पर जो है वो चोट पहुंचा है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम वीवीपैट नहीं गिन सकते हैं, 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रुझान को देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, वीवीपैट का फैसला हो सकता है। सवाल है कि जब लोग वीवीपैट देख रहे हैं और वीवीपैट की पर्ची निकल रही है तो आप गिनेंगे क्यों नहीं। वीवीपैट लगाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। जाते जाते मैं ऐड कर दूं कि इस दुनिया भर में, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में 4 ऐसे देश है भारत को इंक्लूड करके, जिसमें नामीबिया, भूटान और ब्राजील और भारत, जहां अब बैलेट पेपर के बदले ईवीएम से चुनाव होता है। बाकी दुनिया के तमाम देश बैलेट पेपर पर ही चुनाव करवाते हैं, उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ा डेफिसिट है बीजेपी के लिए और बीजेपी ने लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। 16 से 17 करोड़ आदिवासी वोटर एक झटके में बीजेपी के पाले से निकल चुका है, बैकवर्ड वोटर निकल चुका है। दिल्ली में सोचिए, आज जिस तरह से अग्निवीर योजना के खिलाफ उपराष्ट्रपति के घर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, 30 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी मैं ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने 2014 में 2 करोड़ का वादा किया था, 15 लाख छोड़िए, उस पर बहस नहीं करूँगा। लेकिन सवाल है कि संसद में प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि 10 साल में उन्होंने क्या डिलीवर किया है। हाँ, वो 2035, 2045, 2055, 2060 का सपना जरूर दिखा रहे हैं। तो सवाल है कि आपने 10 साल में क्या किया, ये बड़ा मसला है। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है 2024 का चुनाव। पानी बहुत बह चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मनमोहन सिंह भी 10 साल रह के जा चुके हैं। टीवी अखबार में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 400 पार कर रही है बीजेपी, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे और खासकर सवर्ण समाज के लोगों को अगर बात करेंगे तो वो बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उनके लिए काम हुआ है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला है, 370 हटा है, चूरी टाइट की प्रक्रिया अभी भी चालू है, राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा अभी भी चल रहा है मामला। तो जो सवर्ण समाज का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो उनका जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, उसको बीजेपी ने पूरी तरह से मजबूत किया है। तो सवर्ण समाज के वोटर तो 15% उनके साथ बने हुए हैं। उसमें से 5% अशराफ मुसलमान, जनरल मुसलमान को माइनस कर दीजिए तो 10% का रेशियो उनका बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि इस देश में सरकार बगैर ओबीसी के वोट का संभव ही नहीं है। ओबीसी की आबादी लगभग 55 से 60% है इस देश में। 15% शेड्यूल कास्ट है, 16%, 15 से 16% मुस्लिम्स हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्षी दल जो फार्मूला बीजेपी अपनाती है, अगर विपक्षी दल को 370 का प्लान कैंसिल करना है, ईवीएम के अलावा भी उनको अगर लीड लेनी है, तो बीजेपी का फार्मूला ही उनको अपनाना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी 15% मुसलमानों को टिकट न देकर वो जो बचता है टिकट वो ओबीसी पर खर्च करती है, सवर्णों का टिकट बढ़ाती है, अति पिछड़ी जातियों को देती है, विपक्षी दलों के नेताओं को उसी फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। और सवर्णों को टिकट न देकर, 15% सवर्णों को टिकट न देकर, क्योंकि वो उनको वोट नहीं करते हैं,
उस टिकट को उनको मुस्लिम समाज को बढ़ाना पड़ेगा, SC ST को रिजर्व सीट के अलावा टिकट देना पड़ेगा, और OBC की उन तमाम कम्युनिटी को, क्योंकि जातियों में बटा हुआ समाज है, उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन एक सबसे कमजोर कड़ी बीजेपी के लिए साबित हो रहा है और विपक्ष को इस पर नजर भी है। राहुल गांधी को तो अब साफ साफ लग गया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, मंदिर जाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों मुद्दा बीजेपी का है और बीजेपी धर्म के नाम पर जो भी वोट पड़ेगा वो बीजेपी के हिस्से में जाएगा। इसीलिए अब कांग्रेस ने सोशल जस्टिस, जाति जनगणना और रिजर्वेशन के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। सच्चाई यह है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान कम्युनिटी के लोग लगातार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं और उनमें पॉलिटिकल, सोशल और कम से कम रोजगार को लेकर तो अवेयरनेस है। कोई मंदिर जाता है, ये फैक्ट है। OBC के लोग सुप्रीम कोर्ट में 3 जज शेड्यूल कास्ट के हो गए, OBC के नहीं है। दिलीप मंडल ने आज इसीलिए कहा है कि अगर OBC के लोग कब तक झुनझुना बजाते रहेंगे, कब तक जाति व्यवस्था में उनके नीचे जिनको किया गया है उस पर लाठी चलाते रहेंगे। शेड्यूल कास्ट से सीखना चाहिए। उन्होंने दबाव बनाकर, उन्होंने राजनीतिक एजेंडा चलाकर, सामाजिक एजेंडा चलाकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बनवा लिए। OBC अभी भी क्या कर रहा है? तो OBC को लेकर एक जागरूकता, इतनी जागरूकता तो आई है कि हर कोई अपने बच्चे को ग्रुप D से लेकर ग्रुप A हो, B हो, C हो, D हो, और जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर भी अब उनकी आंखों में सपना पलने लगा है। और जो भी अब स्कूल कॉलेज जा रहा है वो एक नौकरी का सपना तो देख रहा है। वो मंदिर भी जा रहा है OBC और नौकरी भी चाहता है। और इसीलिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और अगर विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया और खासकर EVM को लेकर मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और गरीबी को मुद्दा बनाया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब विश्वसनीयता बहुत घटी है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक बीजेपी सवर्ण नेताओं पर हाथ डाल रही थी। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। अगर बीजेपी के लोगों ने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की हिमाकत दिखाई, अगर तेजस्वी पर कार्रवाई होती है तो और बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं एक बात बता दूं, वो दौर गया 90 के दशक का या 2000 के दशक का, जब लोग कहते थे कि जहां इनकम टैक्स ED का रेड पड़े वो करप्ट है। सच्चाई ये है कि अब जिसके यहाँ रेड पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जरूर वो बीजेपी के खिलाफ होगा। तो पब्लिक परसेप्शन बहुत बदल चुका है। अब से पहले टीवी अखबार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेता चोर होते थे। अब परसेप्शन ये हो गया है कि इनको फंसाया जाता है। तो टीवी अखबार में भले 400 का आंकड़ा है, ग्राउंड पर जब आप लोगों से बात करेंगे तो उनके लिए बेरोजगारी अहम मुद्दा है, महंगाई अहम मुद्दा है। और सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से लगातार सत्ता समर्थक लोगों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, वो एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। EVM को लेकर दिल्ली में 2 बड़े प्रदर्शन हैं, उसको लेकर भी बहस तेज है। और सोचिए, सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। टीवी अखबार अपने विश्वसनीयता के सबसे निचले दौर में है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया ना होता तो चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव वाली जो करतूत है वो भी कैमरे में कैद नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि देर सवेर ही सही बैलेट पेपर की गिनती तो करनी ही पड़ेगी। और अब तो EVM का मुद्दा संसद तक गूंजने लगा है। और दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक 15 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया। तो ये सच है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, टीवी अखबार 400 के पार है, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी की हालत बहुत पतली है। और हेमंत सोरेन प्रकरण ने एक झटके में 15 करोड़ आदिवासियों को बीजेपी से अलग कर दिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सचमुच बीजेपी 370 प्लस करेगी, या टीवी अखबार का जो कैंपेन है, ये जो ब्लोअर की हवा है, ये जो जिस तरह से हवा बना रहे हैं, क्या साइनिंग इंडिया की तरह, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का हवा बनाया था, उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी राय हम जिस तरह से देखेंगे, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।